हे प्यारे 11th के बच्चों, आई होप सब बढ़िया होंगे। देखो, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब बेसिक डेफिनेशन क्या है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, फिर इसको फिजिक्स में हम कहाँ यूज़ करते हैं 11th क्लास के अंदर, और कैसे इसके न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। तो ये चार चीज़ें हम कवर करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये क्या होता है, और सबसे मैं जब नेट पे ढूंढने बैठा तो मुझे कुछ डेफिनेशन में सोच रहा था कि कोई अच्छी सी डेफिनेशन मिलेगी, पर बहुत बोरिंग और ऐसी ऐसी डेफिनेशन जी तो थोड़ा कम समझ में आया। पर मुझे एक डेफिनेशन सबसे अच्छी लगी। बेसिकली ये थोड़ी इंग्लिश टाइप की डेफिनेशन है, मतलब इंग्लिश वर्ड इसको ज़्यादा फॉलो करते हैं इंटीग्रेशन के लिए। जो वर्ड हमारा इंटीग्रेशन, अब ये वर्ड है हमारा प्यारा सा इंटीग्रेशन। अब इसके लिए जो डेफिनेशन है वो मैम मेरे को ये सबसे अच्छी लगी, द प्रोसेस और एक्ट ऑफ यूनाइटिंग डिफरेंट थिंग्स। इस पे ज्यादा फोकस करो आप, यूनाइटिंग डिफरेंट थिंग्स। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है सब लोग अलग अलग है, मतलब बहुत अलग अलग चीजें हैं, पर आप उनको इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब उनको एक साथ जोड़ रहे हो, यूनाइट कर रहे हो। जैसे यूनाइटेड स्टेट है, बहुत सारे अलग अलग उसके अंदर आपकी और कंट्रीज को ऐसे मिला दिया है उसके अंदर। तो वैसे ही यूनाइटिंग डिफरेंट थिंग्स, ये आपका होता है इंटीग्रेशन। और इस अगर आप बहुत सारे प्रोसेस का मतलब क्या है यहाँ पे, एक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, जो ये दोनों वर्ड है, इसका मतलब है कि आप ये काम कर रहे हो, आप ये प्रोसेस कर रहे हो, आप वो काम कर रहे हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, अलग अलग चीज़ों को, जो चीज़ें अलग अलग है उन सबको मिला रहे हो, यूनाइटिंग डिफरेंट थिंग्स। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या है, कि हम अलग अलग चीज़ों को यूनाइट करते हैं और फिर उनका एक साथ एक चीज़ बनाते हैं। क्लियर है? अब इंटीग्रेशन का हमें डेफिनेशन तो पता लग गई, अब इसका यूज क्या है, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है हमारी फिजिक्स में, तो उसके ऊपर आते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो इसका प्रैक्टिकल यूज है कि नॉर्मली आप लोग रेक्टेंगल का एरिया, आप स्क्वायर का एरिया, या फिर ट्राइंगल का एरिया, या फिर सर्कल का एरिया बहुत आराम से निकाल लेते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसके अंदर कोई इंसान एकदम स्ट्रेट पाथ पे एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनाता है, और वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन कर रहा है। अब होता ये है कि इसके अंदर जो नीचे का पोर्शन होता है, जो भी इस स्लोप के नीचे का पोर्शन ये वाला होता है, ठीक है, ये आपका शो करता है डिस्टेंस को। आप आराम से डिस्टेंस को निकाल सकते हो। जब भी हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम के अंदर जो भी आपका ग्राफ आता है उसके नीचे का एरिया निकालते हैं, मतलब यानी कि पूरा एरिया ट्रायंगल का, तो आराम से आपका डिस्टेंस निकल जाता है। बहुत इजी है ये। बट अगर यही सिचुएशन को मैं चेंज कर दूं, इस सिचुएशन को अगर मैं चेंज कर दूं और क्या बोलूं कि इररेगुलर, इसके अंदर आपकी यूनिफॉर्म नहीं है ये, अब ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है और इसके अंदर इररेगुलरिटी आ जाती है, तो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, बंदा ऐसा ना जाके, ठीक है, आपका इस तरीके से जाता है, अब ये आपका एक इरेगुलर फॉर्म हो चुका है। अब हम इसे कैसे निकालेंगे? क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, यहां के अंदर हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन। तो क्या होता है आपका इंटीग्रेशन यहां पे और कैसे लगता है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले इंटीग्रेशन करता है जो भी आपका पूरा एरिया है, पहले तो उसे बांट लो आप छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे आपने इस पार्ट को बांट लिया, इस पार्ट को बांट लिया, इस पार्ट को बांट लिया, बहुत सारे पार्ट आपने डिवाइड कर लिए। ठीक है, अब आपने बहुत सारे छोटे छोटे एरिया बना दिए, बहुत सारे छोटे छोटे आपने एरिया बना दिए। ठीक है, अब एक एरिया ये, एक ये और ये और ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो हमने सारे dx ले लिए हैं। ये dx यानी कि छोटे छोटे आपके पूरे x की, जो आपका पूरा x एक्सिस थी, पूरी x एक्सिस थी, उसके हमने छोटे छोटे पार्ट कर दिए, dx 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 dx। ठीक है, और हम इन सारे सम कर दें, जितने भी एरियाज हैं उन सब का हम सम कर दें। ठीक है, सम ऑफ ऑल दी dx एरियाज, सम ऑफ ऑल दी dx एरिया, सब एरियाज का सम कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक नेट एरिया आ जाएगा। और हम इन सबको यूनाइट कर दे रहे हैं। मतलब क्या, मैंने आपको इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है आपकी कि जब हम बहुत सारे अलग अलग आपके पार्ट्स हैं, सारे देखो अलग अलग है, कोई अलग लेंथ का है, कोई अलग लेंथ का है, इन सब को अगर हम क्या कर दे, यूनाइट कर दे डिफरेंट
चीज़ों को अगर यूनाइट कर दें तो वो आपका होता है इंटीग्रेशन। और इस केस में आप इंटीग्रेशन का यूज़ एज अ मैथमेटिकल टूल कर रहे हो, और जिसके अंदर आप क्या करते हो, बहुत सारे एरियाज को आपने सम कर दिया, और सम ऑफ ऑल द एरियाज, इस ये जो नेट एरिया आपका निकल जाएगा, टोटल एरिया। तो कितना आसान है कि अगर आपको एक साथ सारा एरिया नहीं निकाला जाता तो आप उनका छोटा छोटा हिस्सा करके आप निकाल लो। तो यही चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा भी इंटीग्रेशन का बहुत यूज़ है, जैसे कि आपकी बायोलॉजिकल साइंस के अंदर कोई भी इंसान, मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा 10th में रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में, कि कोई फॉसिल बहुत पुराना है, हम उसकी एज कैसे निकालें। एक तो मेथड होता है कि जितना वो गहराई में है उस हिसाब से हम फॉसिल निकाल सकते हैं, कि जितना वो डेप्थ में है उस हिसाब से उसकी एज निकाली जा सकती है। पर एक दूसरा तरीका था जो रेडियो कार्बन डेटिंग था। फॉर एग्जांपल अगर आपके ओशन में कोई आपको फॉसिल मिला है, मतलब पुराना कंकाल मिला है, तो उसका हम कैसे निकालें टाइम। तो इंटीग्रेशन आपको वहाँ हेल्प करता है। वो कहता है इंटीग्रेशन कि आप क्या करो, बहुत आसानी से एक सैंपल लो और सैंपल के अंदर चेक करो कि एक पर्टिकुलर एटम में कितना चेंज आया। अगर आप एक एटम की एज निकाल लो, मतलब कि अगर आपको पूरे बॉडी की एज निकालनी है तो सबसे पहले उस एक एटम को उठाओ, उस बॉडी के अंदर जो भी उसका एक पर्टिकुलर एटम्स है, उस एटम से जो उसका सेल बना है, और उन सारे सेल्स को अगर आप उन सबकी धीरे 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 अगर एज निकालोगे तो उसके बाद जो आपको उनकी सम ऑफ द एज आएगी, मतलब उनकी टोटल एज आएगी, तो वही उसकी नेट एज होगी। ऐसे बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जहां इंटीग्रेशन का यूज होता है। फॉर एग्जांपल डीएनए चेकिंग में भी, मतलब जहां पर आपकी मॉडर्न साइंस लगती है, जिन जिन जगहों पे, जैसे फॉरेंसिक साइंस लगती है, जहां पर मॉडर्न साइंस लगती है, इन सब जगह इंटीग्रेशन का यूज होता है। पर बेसिक हम इंटीग्रेशन को करते क्या है कि हम एक छोटा पार्ट पकड़ते हैं, फिर उस छोटे पार्ट को बड़ा करते जाते हैं, उसके अंदर और चीज़ें ऐड करते जाते हैं और इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाते हैं, और हम अपने लास्ट रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। अब इंटीग्रेशन को हम शो कैसे करते हैं, जैसे प्लस का सिंबल होता है, माइनस का सिंबल होता है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, डिवीजन का सिंबल होता है। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल इस तरीके से एक एस जैसा ही होता है, ठीक है। जैसे देखो सम, इस सम को कुछ इस तरीके से लिखा है इन लोगों ने, सम, तो ये इसका क्या आ गया, सिंबल आ गया। और जो हमने ये करा था छोटे छोटे पार्ट्स को, तो हम dx का मतलब यहां पर है कि हम यहां पर इस dx का मतलब ये बताते हैं कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ये हम थोड़ा सा और आगे अभी डेप्थ में पढ़ेंगे कि इंटीग्रेटर। तो ये इसका सिंबल होता है, ये इंटीग्रेशन का ये सिंबल, और dx इस तरीके से लिखते हैं। यहां पर x अब कोई वेरिएबल होगा, कोई आपका वेरिएबल, ठीक है, जो चेंज कर रहा है, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन उन्हीं चीज़ों का होगा जो कांस्टेंट नहीं है, जो चेंज कर रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये कांस्टेंट नहीं था, ये सीधी लाइन नहीं थी, ये चेंज कर रही है। तो इंटीग्रेशन हमेशा उन चीज़ों का होता है जो चेंज कर रही हो, जिनके अंदर कुछ वेरिएबल टर्म्स हों। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन का सिंबल एस क्यों आया, क्योंकि वो सम से उठाया गया है, और ये dx जो होगा ये वेरिएबल को शो करेगा। अब इसके अंदर थोड़ा बाद में आएंगे, पहले हम अपनी पुरानी चीज समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर जो हमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी वो क्या क्या है, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक बात बता देता हूं कि इंटीग्रेशन के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कांस्टेंट्स के ऊपर। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो टाइम के साथ चेंज नहीं करती है। आपने पाई के बारे में सुना होगा, पाई की वैल्यू हमेशा जैसे 22/7 रहती है, या फिर 3.14 ऐसे चलती रहती है। बहुत सारी इसकी वैल्यू आप जानते हो खत्म ही नहीं होती, 14 ऐसे चलती रहती है। जो पाई है वो हमारा सबसे बड़ा कांस्टेंट है। दूसरा, हम बहुत ज्यादा कांस्टेंट लेते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल टर्म्स है, न्यूमेरिकल कोई भी हमारे पास, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, जो भी कोई डिजिट हो, जैसे 1 2 3 12 14 19 36, इस तरीके से 1 0 0 0 1 2, कोई भी आपकी न्यूमेरिकल डिजिट हो वो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है। तो पहला कांस्टेंट पाई, दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यूज आपकी कांस्टेंट रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक चेयर अभी पड़ी हुई है, ठीक है, और वो वहीं पड़ी हुई है, कोई भूकंप नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, आपका नॉर्मल कमरा है, और आप 100 साल बाद हो तो वो एक ही चेयर होती है, वो अपने बच्चे पैदा नहीं करेगी। तो इसीलिए न्यूमेरिकल वैल्यू को भी एक कांस्टेंट माना जाता है। तीसरा केस जो हम अल्फा, बीटाज और गामास, इन सबको हम कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है, और जो कि टाइम के साथ आपकी चेंज ना करे, ऐसे कांस्टेंट्स लिया करते हैं, ठीक है। और एक इस के अंदर हम एक सी और लिया करेंगे कांस्टेंट के लिए, और किसी कांस्टेंट को जो हमें पता ना हो, कांस्टेंट अननोन कांस्टेंट के लिए अननोन
कांस्टेंट के लिए हम सी वर्ड यूज किया करेंगे। तो ये 4 तरीके हैं इंटीग्रेशन को अपनाने के। क्लियर है? ये 2 1 2 3 4। तो आप ये कांस्टेंट्स के बारे में पता रखना। पाई इज अ कांस्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू इज अ कांस्टेंट, अल्फा बीटा गामा इज अ कांस्टेंट, एंड फोर्थ सी हम एक लेंगे जो अननोन कांस्टेंट होगा। क्लियर है? अब आते हैं वेरिएबल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें वेरी करती है, उनको हम कैसे शो करेंगे। सबसे पहले तो जब भी मैं एक वर्ड लिखूंगा डी और एक्स, ठीक है, ये जो एक्स होगा ये एक वेरिएबल को शो करेगा। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आपका टाइम, टी टाइम, इसको स्मॉल टी से हम शो करते हैं, टी इज फॉर टाइम। दूसरा आपका सबसे बड़ा जो वेरिएबल होता है वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी चेंज होती है, और अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो आप एक्सेलरेशन भी चेंज कर सकते हो बहुत सारे केसेस में, तो एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्थ आपकी फोर्सेस, फोर्स के लिए हम एफ यूज करेंगे, आपके लिए करंट, करंट के लिए हम आई यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वेरिएबल है जो टाइम के साथ आपकी चेंज करती है। हमारे घर पे जो करंट आता है वो भी टाइम टू टाइम देखते हो ना, कभी वोल्टेज कम ज़्यादा होती है, उस हिसाब से करंट भी मैनेज होता है। तो ये आपके कुछ वेरिएबल्स है। एक और मैं आपको बात बता दूं कि हम कई बार ये स्मॉल एक्स का यूज़ करेंगे। अब स्मॉल एक्स तो सर आप बोलोगे आप सर ने वेरिएबल बता रखा है, पर स्मॉल एक्स पोजीशन के लिए भी यूज़ होता है, पोजीशन के लिए। कई बार ये जो एक्स है ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी शो कर सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी। पर बेसिकली हम x एक वेरिएबल भी है। x मतलब ज्यादातर मैं अगर ना बोलूं पोजीशन के बारे में तो x एज अ वेरिएबल लेना है, और जब मैं बोल दूं x पोजीशन है तो x पोजीशन है, मतलब दोनों ही केस में ये है वेरिएबल। पर मैं अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पर x जो पोजीशन है तो फिर आपको x को पोजीशन लेके चलना है। सिंपल सी बात है। अगर नॉर्मल ऐसे ही x लिखा हुआ है तो ये कुछ भी हो सकता है, इन 6 में से कुछ भी हो सकता है। और अगर मैं बोलूँ x पोजीशन है तो ये 6th वाला पार्ट है, पर x होगा एक वेरिएबल ही। तो ये आपको 6 आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल हम यूज करेंगे। इससे ज्यादा भी वेरिएबल है पर वो हम टाइम टू टाइम आगे सीखते जाएंगे। आई होप आपको यहां समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं हम इंटीग्रेशन को 2 टाइप से हम कैसे डिफाइन करते हैं। इंटीग्रेशन आपके 2 टाइप के होते हैं। अब ध्यान से यह बात याद रखना क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है 11th वालों को। सर कब कौन सा फॉर्मूला लगाएं? आप बताओ सर कब कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो मैं बता रहा हूं यार कि इंटीग्रेशन जो है आपका प्यारा सा इंटीग्रेशन है, प्यारा सा जो आपका इंटीग्रेशन है ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है डिफाइंड इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं लिमिट इंटीग्रेशन, ठीक है। और एक होता है नॉट डिफाइंड इंटीग्रेशन, नॉट डिफाइंड आपका इंटीग्रेशन विद नो लिमिट्स, जिसकी कोई लिमिट ना हो। ठीक है, कुछ होते हैं आपके जिसमें हम डिफाइंड इंटीग्रेशन यूज करते हैं जिसके अंदर हमें लिमिट पता हो, ठीक है, और एक होता है जिसके अंदर हमें लिमिट ना पता हो। अब इसको आपको ध्यान से समझते हैं। मान लो आप स्पेस में कहीं आप लाइट देखना चाहते हो कि लाइट कितनी ट्रैवल कर चुकी है, तो आपको लाइट का कभी भी लिमिट नहीं पता होगा कि लाइट किस पॉइंट से निकली और कहां तक वो जाएगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि स्पेस है कितना बड़ा। आपको स्पेस की रेंज नहीं पता है कि यहां से स्टार्ट होता है स्पेस, यहां पे खत्म होता है। स्पेस का सेंटर कोई भी हो सकता है, और कहां से लाइट निकलती है और कहां जाएगी हमें स्पेस में नहीं पता। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने एक पर्टिकुलर टाइम में, पर लाइट तो आगे चलती ही जाएगी। तो इसके स्पेस जो है वो यहाँ फाइनाइट नहीं है। आप यहाँ नहीं बता सकते कि कितना पुराना स्पेस है, स्पेस के अंदर आपकी कितनी लेंथ है स्पेस की, तो आप यहाँ पर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप बोलोगे नॉट डिफाइंड इंटीग्रेशन, आपको यहाँ लिमिट्स नहीं दे रखी। ठीक है, फिर आपको एक होता है फाइनाइट इंटीग्रेशन, जिसमें आपको पता है कि इंसान चला तो 2 किलोमीटर चला और इस पॉइंट से चला और यहां जाके वो खत्म कर देगा। अब एक ही एग्जांपल को 2 तरीके से समझते हैं। मानते हैं कि आप छत पे खड़े हो और छत पे आप देखते हो कि एक छोटा बच्चा, ठीक है, आपके सामने साइकिल स्टार्ट करता है और आपके सामने ही थोड़ा चलाने के बाद रुक जाता है। तो आपको पता है उसने इतना ही टाइम पे इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जो जितना टाइम आपने कैलकुलेट किया उसमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल किया। बट एक बहुत स्पीड से एक आपके सामने से बाइक गुजरती है। अब वो आपको नहीं पता बाइक कहां से आई है। आप तो अपनी छत पे खड़े हो, आपने तो सिर्फ उसे गली में एंटर करते हुए देखा और एग्जिट करते हुए देखा, बट आपने ये नहीं देखा कि वो कहां से आई थी और कहां जाएगी, क्योंकि वो उसने आपकी गली को सिर्फ एक जरिया
चूज किया जाने का, ठीक है, उसके लिए जस्ट वो पाथ है एक, क्लियर है। तो इसलिए वो जो बाइक वाला है उस केस में आप इंटीग्रेशन यहां पर नहीं लगा सकते। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो एक्चुअली में कहां से आया था और कहां जा रहा है। तो यहां पर आपके पास लिमिट नहीं है, आपके पास लिमिट नहीं है। और पुराने वाले केस में जिसमें एक लड़का साइकिल चला रहा था, उसमें आपको पता था कि गली का स्टार्टिंग से लेके गली के एंड तक उसकी एक लिमिट है। तो डिफाइंड इंटीग्रेशन और नॉट डिफाइंड इंटीग्रेशन, ठीक है, ये होता है फाइनाइट और वो इनफिनाइट इंटीग्रेशन। इसको हम कैसे शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं dx, यहां पर x मतलब आपका वेरिएबल है, और इसमें एक लिमिट होती है जिसे एक बोलते हैं लोअर लिमिट, जिसको हम a से शो करते हैं, जिसे बोलते हैं लोअर लिमिट, और एक आपकी होती है b जो होती है अपर लिमिट। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ से मैं आपको बताता हूं, ग्राफ का ये 0 सेकेंड है और 10 सेकेंड बाद जाके कोई चीज आपकी रुक जाती है। मान लो ऐसे कोई चीज ट्रैवल की, बहुत ही इरेगुलर ट्रैवल की, और 10 सेकेंड बाद जाके रुक गई, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 सेकेंड 0 to 10 आप इस तरीके से ले सकते हो कि वो उसका लोअर पॉइंट 0 है और आपका अपर पॉइंट 10 है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। पर वो 0 से स्टार्ट नहीं करती, वो थोड़ा आगे से स्टार्ट करती है और 10 तक जाती है। मान लो वो 2 सेकेंड से स्टार्ट करती है, तो इसकी लोअर लिमिट हो गई 2 सेकेंड और अपर लिमिट हो गई 10 सेकेंड। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं डिफाइंड इंटीग्रेशन का या लिमिट इंटीग्रेशन का, तो जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ लोअर लिमिट जो आपकी इनिशियल लिमिट्स है और एक आपको फाइनल लिमिट यानी कि अपर लिमिट दे रखी हो, और एक होता है नॉट डिफाइंड इंटीग्रेशन जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती, सिर्फ dx का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आप दोनों के लिए सिंबल ये जान लो, ठीक है, कि इसके लिए हम a to b यूज करते हैं dx, और उसके अंदर हम कुछ ऐसा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसको नोट कर लेना है। अब भैया हमने ये जान लिया कि इंटीग्रेशन के टाइप क्या है, इंटीग्रेशन यूज कहाँ होता है, जहां इरेगुलरिटी आ रही हो, जहां सब कुछ फेल हो रहा हो और आपको पता करना हो फिर भी कि यार मुझे इसका एरिया नहीं पता, पर आप क्या करते हो, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करके सबका एरिया निकाल के सबको ऐड कर देते हो, तो उसे हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है। और इंटीग्रेशन का मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताया कि ये क्या है, द प्रोसेस और एक्ट टू यूनाइटिंग डिफरेंट थिंग्स। तो ये आपके लिए इतना अभी के लिए बहुत है। और अब आपको बस जानना है रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम रूल्स देखो अलग अलग समझेंगे, डिफाइंड के लिए और नॉट डिफाइंड इंटीग्रेशन के लिए। तो सबसे पहले रूल समझते हैं, रूल फर्स्ट। आपका रूल फर्स्ट बहुत ही सिंपल सा रूल है ये, क्लियर है। तो ये रूल हमें ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx, अब इसमें लिमिट्स नहीं है, तो ये क्या है आपका एकदम बहुत ही सिंपल सा नॉट डिफाइंड इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बिकम x, इंटीग्रेशन ऑफ dx बिकम x। एग्जाम्पल के तौर पे फटाफट मैं आपको बता देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dt, यहां पर टाइम है तो सिर्फ क्या आ जाएगा t आपका। रूल नंबर 1 है आपके लिए, सिर्फ इंटीग्रेशन आपका है df तो क्या हो जाएगा f, इंटीग्रेशन ऑफ x dx तो वो आपका x हो जाएगा। यहां तो x का मतलब वेरिएबल था आपका, और यहां पर x का मतलब आपका क्या है, पोजीशन। देखो सेम ही है, कोई भी वेरिएबल का सिर्फ छोटा सा dx कर रहे हो आप इंटीग्रेशन, तो वो नॉर्मली क्या आ जाएगा x। पर इस केस के अंदर आपको लिमिट्स नहीं दी है, इसलिए यहां पर हम प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट ऐड करेंगे। ये चीज सबसे मेन बतानी थी आपको कि जब आपको कोई लिमिट ना दे रखी हो तो प्लस में एक कांस्टेंट जरूर ऐड करना है, और ये वो कांस्टेंट है जो अननोन है, हमें नहीं पता। यहां पर इस c का मतलब हमें नहीं पता, क्योंकि तभी तो ये नॉट डिफाइंड इंटीग्रेशन है। नॉट डिफाइंड इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि अब आपको यहां एक कांस्टेंट ऐसा आ गया जिसका मतलब आपको भी नहीं पता, जिसका मतलब आपको भी नहीं पता, मतलब dx का इंटीग्रेशन x, पर क्योंकि यहां कोई लिमिट नहीं थी इसलिए यहां पर एक क्या आ गया, कांस्टेंट। तो यहां पर ये कांस्टेंट क्यों आया, इसका रीजन है कि ये इंटीग्रेशन नॉट डिफाइंड इंटीग्रेशन है, इसके अंदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं है। पर अगर इसी केस में सेम रूल में मैंने तो अभी आपको ए पार्ट बताया जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं थी, पर अगर मैं आपको इसी में वो वाला इंटीग्रेशन बताऊं जिसके अंदर लिमिट्स हैं तो बहुत मजा आएगा करने में उसे, और वो बहुत आसानी से हो जाएगा, और उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा जिसके अंदर आपको कांस्टेंट की जरूरत पड़े। तो वो ज्यादा बच्चे लाइक करते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई कांस्टेंट नहीं आता। तो रूल नंबर फर्स्ट का बी पार्ट लेते हैं जिसके अंदर अब हम लिमिट्स के साथ लेंगे चीजों को,
ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो कि लिमिट्स के साथ क्या होगा। अब तो अब हम लेंगे विद लिमिट्स। अपने जितने भी हमने पुराने एग्जांपल किए, अब सब में लिमिट्स लेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल dx लिमिट है a टू b, तो इसका इंटीग्रेशन होगा dx का नॉर्मली x, और यहां पर आएगा मॉडुलस और a और b, ठीक है, ये आपका नॉर्मल इंटीग्रेशन हुआ। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो बोलते हैं इस x की वैल्यू में एक बार b डालो, b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका आंसर आएगा b माइनस a, ये फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अभी आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, ये मैंने आपको b पार्ट बताया है फर्स्ट रूल का। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन लेके समझाता हूं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dt टाइम, ठीक है, 8 सेकेंड टू 15 सेकेंड। अब देखो ध्यान से इसको, इसका हो जाएगा जैसे dx का x हो गया था वैसे ही dt का t हो जाएगा। लिमिट आएगा 8 टू 15, लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर होता है ये 15 इसमें एक बार डलता है, अपर लिमिट t की जगह 15 डलेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8, और इट विल बिकम 7। तो ये आपका एक मेथड था जिससे आपने अब परफेक्ट एक 7 आंसर निकाल दिया है। ये 7 सेकेंड हो सकता है, 7 यूनिट, इसके पीछे जो यूनिट है वो लगा दो 7 यूनिट्स। तो आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हुई हो। अब देखो मैं आपको और एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं फर्स्ट रूल को। वो है आपका क्वेश्चन नंबर अब 2 लेते हैं, जिसके अंदर इंटीग्रेशन हम फोर्स करेंगे 10 न्यूटन टू 30 न्यूटन df। तो df का f हो जाता है, df का f हो जाता है, लिमिट होगी 10 न्यूटन, अपर लिमिट 30 न्यूटन, कितना होगा 30 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, इट विल बिकम 20 न्यूटन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20 न्यूटन। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो कि आपका नॉर्मल इंटीग्रेशन का फर्स्ट रूल क्या है। हमने लिमिट के साथ करा और बिना लिमिट के भी करा। तो बिना लिमिट हमेशा कांस्टेंट आ रहा था, पर लिमिट के अंदर डायरेक्ट आपको एक फिक्स आंसर मिलता है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि आपको लिमिट्स दे रखी है, ठीक है। तो मैं बिलीव करता हूँ ज़्यादा ऐसे वाले क्वेश्चंस पे जिनके अंदर लिमिट्स का हमें लिमिट्स गिवन हो, और लिमिट्स गिवन होती है तो बड़ा मजा आता है, बहुत ज़्यादा मजा आता है। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे, मेरा फेवरेट रूल है सेकंड रूल, ठीक है। तो सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल कहता है हमें इंटीग्रेशन, ठीक है, इसे मैं बोलता हूं डैड रूल, सबका बाप रूल है ये, डैड रूल। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर एन dx। अभी मैंने x बोला नहीं है, पोजीशन है, x यहां पर एक वेरिएबल है, x यहां पर एक वेरिएबल है। तो इंटीग्रेशन ऑफ की पावर एन dx क्या होगा? ये होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। वेरी गुड। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 बाय n+1। अब इसको दिखने में बड़ा अजीब लग रहा है ये। अब मुझे बताओ क्या यहाँ लिमिट्स है? क्योंकि लिमिट्स नहीं है इसलिए यहां पर आएगा प्लस सी, यानी कि एक अननोन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें भी नहीं पता, क्योंकि यहां पर एक नॉट डिफाइंड इंटीग्रेशन है। देखो अब ध्यान से समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को एक क्वेश्चन से। फॉर एग्जांपल t की पावर 2 dt है। देखो जैसे x की पावर यहां कुछ थी, सबसे पहले इसको और इसको नोटिस करो, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। यस, ये दोनों आपस में मिलने चाहिए, तभी ये रूल लग सकता है। जैसे यहाँ x था तो यहाँ पर भी x था, यहाँ t है तो यहाँ पर भी t, तो दोनों ये आपस में क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं, इसीलिए ये रूल लग सकता है यहाँ पर। ये बहुत मेन चीज़ है। बोलता है डैड रूल मैंने इसलिए बताया ताकि इसके ये डीएनए से ये मिलना चाहिए। मतलब ये अगर टी है तो यहाँ जो वेरिएबल डाला है आपने वो भी टी ही होना चाहिए। जैसे अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन जब आप रूल लगा देते हो, तो दोबारा इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं आता। अब मैंने अगर रूल लगा दिया, देखो मैंने रूल लगा दिया, तो क्या दोबारा इंटीग्रेशन का सिंबल आया? नहीं आया। तो ये क्या हो जाएगा? t की पावर 3/3 प्लस सी। और प्लस सी आने का रीजन क्या है? क्योंकि हमें लिमिट्स नहीं पता है बच्चे, नहीं पता। एक और एग्जांपल के से समझते हैं इसे। ये तो क्वेश्चन मैंने 1 से समझाया आपको। अगर मैं अब क्वेश्चन 2 लूंगा, ठीक है, तो आप बीच बीच में मेरे साथ एक बार नोट करते रहे। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ f5 df। क्या ये इससे मिल रहा है? हाँ मिल रहा है।
दोनों एफ एफ है, तो क्या होगा एफ की पावर 5 + 1 अपॉन में 5 + 1। क्या दोबारा इंटीग्रेशन का सिंबल आया? नहीं आया। मैंने रूल लगा दिया, जो भी पावर है उसमें +1 और उससे डिवाइड कर दो सेम उस चीज से, प्लस सी, और ये पता है आपका क्या होगा एफ की पावर 6 अपॉन 6 + सी। वेरी गुड। तो ये आपने क्वेश्चन अगर आपको आता था तो वेरी गुड, अगर आपने एक ही बारी में सीख लिया तो बहुत मजा आने वाला है आपको इसका मतलब। अब आते हैं हम मेन चीज के ऊपर। मेन चीज क्या है? एक बात मैं आपको बता दूं, जो मेन इसके अंदर बात है वो ये बात है कि ये रूल सिर्फ एक चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर n की पावर -1। दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 10 की पावर -1। ठीक है, अगर यहां पर 10 जो है, जो n है, जो आपका n है, ये रूल, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर n की पावर -1। इसका मतलब है अगर आपका n है वो क्या है -1 है तो ये रूल नहीं लग सकता, ये रूल नहीं लग सकता। पर अगर n की पावर -2 है तो ये लग सकता है, n की पावर -100 है तो ये लग सकता है। सिर्फ n की पावर -1 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये रूल फेल कर जाएगा, ये रूल बिल्कुल हार जाएगा। कैसे? n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से लेके कुछ भी, 1 से लेके 2000 100, जितने भी आपके, जितना आपको डिजिट पता है वो सारी हो सकती है। -2 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, पर -1 नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? -1 क्यों नहीं होनी चाहिए? ये रूल क्यों नहीं एप्लीकेबल होता -1 पे? वो भी हम देख लेते हैं कि कैसे, क्यों नहीं एप्लीकेबल होता ये रूल। उसका रीजन है x की पावर अगर -1 dx होगा तो पता है क्या होगा, x की पावर -1 + 1 अपॉन में -1 + 1। अगर हम रूल लगाते हैं तो जो भी पावर होती है उसमें पावर एक ऐड होती है, ठीक है, और नीचे भी एक ऐड होती है। जो x की पावर 1 तो यहां तो आएगी x की पावर 0 और नीचे हो जाएगा 0, और किसी भी चीज के नीचे 0 जब होता है तो वो हो जाता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और इंटीग्रेशन तो हम खुद उन चीजों के लिए करते हैं जो डिफाइंड हो, जिनको हमें डिफाइंड करना हो, जिनका हमें कुछ वैल्यू निकालनी हो, और यहां खुद हम क्या कर बैठे, नॉट डिफाइंड। ये तो गलत हो गया, मतलब इंटीग्रेशन करने के लिए गए, हम आंसर निकालने के लिए गए और खुद ज्यादा और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो ये चीज इसीलिए यहां पर n की पावर -1 नहीं होती। पर अगर -2 होती, सोचो तो क्या होता, तो -2 + 1 -2 + 1 इट विल बिकम -1 अपॉन -1। क्या तब ये नॉट डिफाइंड होता? नहीं, नीचे 0 नहीं है तो नॉट डिफाइंड नहीं है, तब ये रूल एप्लीकेबल है। -3 में भी एप्लीकेबल है, -4 में भी एप्लीकेबल है, पर -1 में एप्लीकेबल नहीं है। इस रूल को आप -1 में कभी मत लगाना। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि -1 में ये रूल क्यों नहीं लगता। ठीक है, अब आते हैं इसी रूल के बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट क्या है इस रूल का? इस रूल का बी पार्ट आपको क्या कहता है? ए पार्ट तो आप समझिए जिसमें कांस्टेंट आ गया, पर इस रूल का बी पार्ट आपको कहता है x की पावर n dx हो और यहां लिमिट हो a और b, तो ये होता है x की पावर n + 1 अपॉन x की पावर n + 1, लिमिट आ जाती है a to b। ये आपको करना है, ठीक है। फिर ये लिमिट इसके अंदर डलती है x के अंदर, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले आप बस इतना नोट कर लो कि अगर लिमिट होगी तो यहां मॉड्स आएंगे और a और b आपका लिखा जाएगा एज अ लिमिट, एज अ लिमिट, इसलिए एज अ लिमिट लिखा जा रहा है ये। तो अब आते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है, वो तो मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया। क्या ये रूल भी -1 पे नहीं लगता? हाँ, -1 पे तो ये भी रूल नहीं लगता। -1 अगर यहाँ होगा तो ये देखो -1 + 1 0 हो जाएगा और इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए प्लीज आप कोशिश करना कि -1 के लिए ये रूल ना लगाएं। वहां पे आपको ये बात याद आनी चाहिए कि हाँ -1 पे लगाएंगे तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। तो अब भैया क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। किसका? लिमिट वाले का या बिना लिमिट वाले का? ऑफ कोर्स यार, बिना लिमिट वाला कर चुके हैं, हम लिमिट वाला देखेंगे। इंटीग्रेशन टाइम लेते हैं, टाइम की पावर 2 dt, टाइम की लिमिट लेते हैं 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। तो आपको आई होप समझ में आ रहा है। इसका रूल लगाते हैं पहले, t की पावर 3 + 3 अपॉन 3 + 3, लिमिट क्या आएगी 2 और 4। ये आएगा आपका आंसर t की पावर 2 प्लस, मैंने साथ में कर दिया, 3/3 आएगा, 3/3 और 2 और 4 आ चुका है। ठीक है, तो आपने 2 + 1 अपॉन 2 + 1 किया और आपका आंसर देखो क्या आएगा, फटाफट देख लेते हैं। 1/3 t की पावर 4, t की पावर 3, 2 से 4,
ठीक है, चाहो तो आप 1/3 जो है ये 1/3 बाहर निकाल सकते हो, और चाहो तो अंदर भी लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैंने ये जो वैल्यूज है इसको t की जगह में डालना है, इस वैल्यूज को t की जगह डालना है। तो देखो 1/3 वैसे ही रहेगा 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये करना सीख लिया ना मज़ा आ जाएगा। ठीक है, कि आपको ये अंदर डालना चाहिए टाइम की जगह, टाइम की वैल्यू आपको, टाइम की वैल्यू पहले एक बार 4 डालनी है, अपर लिमिट डाला 4 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट 2 की पावर 3। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/3 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। आंसर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपका कहीं ना कहीं आएगा 64 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 8, तो 64 को हमें माइनस करना है 8 से, तो कितना आ जाएगा आपका समवेयर 56 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आंसर आ जाएगा 56/3। तो ऐसे हमने एक परफेक्ट आंसर निकाल दिया। किसके अंदर, ये हमने क्या करा, ये हमने करा बहुत ही जबरदस्त, जिसके अंदर हमने लिमिट डाली और लिमिट से एक परफेक्ट इंटीग्रेशन आ चुका है। इसके अंदर प्लस कांस्टेंट वाला चक्कर है ही नहीं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। इस टाइप का एक और अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो बहुत आसान है, मैं वो आपको देता हूँ, उसका प्लीज़ मुझे आंसर आप लिंक में नीचे डाल देना कि सर इसका आंसर क्या है, मुझे पता है। जिसके अंदर हम f की पावर 4 लेंगे, df 0 न्यूटन टू 2 न्यूटन, चलो 0 न्यूटन टू 5 न्यूटन, और इसका आंसर देखते हैं कौन निकाल पाएगा। सेम इसी मेथड से आपको करना है, यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी 4, f की पावर 4+1 डिवाइडेड बाय 4+1, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपको एक क्वेश्चन करना है। अब आते हैं हम भैया थर्ड रूल पे। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल पे आप पता क्या है, थर्ड रूल वही है, थर्ड रूल क्या है आपका, तो थर्ड रूल हमें ये कहता है कि जब x की पावर -1 हो और dx हो, जहां हमने सेकंड रूल खत्म किया था वहीं से थर्ड रूल स्टार्ट करते हैं कि समवेयर x की पावर -1 आ जाए तब क्या करेंगे। तो x की पावर -1 dx हो तो उसका सिंपली हो जाता है log x। ठीक है, तो log एक आपका लॉगरिथमिक है। log जो है वो क्या है, जहां और भी चीजें नॉट डिफाइंड होने लग जाए वहां हम लोग log का यूज करते हैं और बहुत ही आराम से कैलकुलेशन कर लेते हैं। log के ऊपर मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा ताकि आप समझ सको कि log का यूज कहाँ है। बाकी आप अभी के लिए जानो कि एक लॉगरिथमिक log x यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसे कुछ लोग ln x भी लिखते हैं क्योंकि ये जो log है ये log बेस e है। ठीक है, अब log बेस e और नेचुरल log क्या है ये भी मैं आपको log वाली क्लास में बताऊंगा। वैसे अभी के लिए आपको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, जब यूज़ पड़ेगा उससे पहले मैं log की क्लास एक अलग से अपलोड कर दूंगा। तो आपको पता लगना चाहिए कि इंटीग्रेशन -1 dx का होता है log या तो ये और ln x, नेचुरल log e भी नेचुरल log होता है प्लस c, चाहे जैसे फॉर एग्जांपल f -1 df हो तो क्या आएगा log e या ln लिख लो नेचुरल log f प्लस c आया। क्यों प्लस c क्यों आया, उसका रीज़न था कि यहाँ पर हमें लिमिट्स नहीं दे रखी, और लिमिट्स दे रखी होती तो क्या होता वो मैं बी पार्ट में आपको बताता हूँ। अगर आपको लिमिट्स दे रखी हो, मान लो x की पावर -1 dx है आपका, तो क्या आएगा log e x, जो भी लिमिट्स है a और b वो a और b यहाँ डल जाएगी, फिर बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो ये आपका log वाला रूल है जो अभी आपके लिए बहुत इतना यूजफुल नहीं है, इसलिए अभी आप जस्ट इसको लिख के रख लो। log की एक मैं क्लास लेता हूँ, उसके अंदर आपको सारा समझ में आ जाएगा log होता क्या है, log का यूज़ क्या करता है। क्योंकि log को आप जब भी हम यूज़ करते हैं ना तो ऐसे अनइंटेंशनली यूज़ कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, बस हम यूज़ कर रहे होता है। तो वो चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं एक log की क्लास रखूँगा। अब आते हैं फोर्थ रूल पे। यार फोर्थ रूल भी होता है कि हाँ फोर्थ रूल भी होता है, बहुत सारे रूल होते हैं, बट 11th वालों के लिए 5 से 6 रूल काफ़ी हैं। इतने रूल आप पढ़ लोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो आपका आते हैं फोर्थ रूल के ऊपर। फोर्थ रूल क्या है, ठीक है। अब आपका मान लो ऐसे हो, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल।
ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल हो, तो वो क्या होता है, कांस्टेंट आपका बाहर आ जाता है और वेरिएबल आपका अंदर रहता है, इंटीग्रेशन के अंदर रहता है। सही है, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा आप देखो, इंटीग्रेशन है उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है। ठीक है, तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, वेरिएबल आपका अंदर आएगा। इस चीज को और थोड़ा अंदर से डेप्थ से समझते हैं कि क्या है ये चीज, है क्या। रूल साथ साथ में नोट करते रहो बच्चे लोग, मजा आ जाएगा। इंटीग्रेशन पहले तो हम सिर्फ नॉर्मल ऐसे लेते थे x की पावर 2, पर अब है आपका पाई x की पावर 2 dx। ठीक है, पाई x की पावर 2 dx, तो क्या होगा बताओ, पाई बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, अब आप इंटीग्रेशन करो x की पावर 2 dx का, और क्या हो जाएगा बताओ, ये आपका x की पावर 2 प्लस 1 ये आपका अंदर लगेगा प्लस सी क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें लिमिट्स तो दी ही नहीं है, तो ये आएगा पाई x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। बहुत आसान था। अब इसी को हम ऐसे ही क्वेश्चन को एक लेते हैं विद लिमिट्स लेने पे क्या आएगा, क्या मजा आएगा थोड़ा देखो। विद लिमिट्स में यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी dv 30 to 50 ले लेते हैं, तो आपका इसका आंसर आएगा आपका, हाँ इसके साथ हम एक कांस्टेंट भी ले लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं फॉर एग्जांपल अल्फा वी डी वी। तो अल्फा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी, पहले अल्फा को बाहर निकाल के दिखाओ, फिर हम डैडी रूल लगा देंगे, सेकेंड रूल। ठीक है, और वो कौन सा रूल है, v की पावर 1+1 अपॉन 1+, कोई लिमिट नहीं है तो यहाँ 1 होगी, कोई पावर नहीं है तो 1 होगी, और यहाँ पर मॉड लगाएंगे 30 to 50, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे, और थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं आपको, अल्फा v की पावर 2 अपॉन 2 30 से 50, अभी आएगा आपका अल्फा बाई 2 50 की पावर 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। ये बहुत मेन चीज़ होती है। अपर लिमिट यहाँ डलती है, v की जगह जो वेरिएबल है आपका, वेरिएबल मतलब जो चेंज कर रहा है उसकी जगह पहले आपका 50 डलेगा, 50 का स्क्वायर कर दिया हमने 50 डाल के, फिर माइनस, फिर 30 डाल के स्क्वायर कर देना है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा शो करने पे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा हो। आपको रूल नंबर मैंने कौन सा सिखाया अभी, 4th। अब आते हैं 5 के ऊपर। ठीक है, फिफ्थ रूल क्या है। 5th रूल भी बड़ा मजेदार है। 5th रूल, वो रूल कहता है हमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, आप इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा कर रहे हो तो आता है साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। डी थीटा क्या बता रहा है यहाँ पे, आपको इसका थीटा का इंटीग्रेशन करना है। मान लो यही होता है कॉस एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर एक्स ये इसका करना चाह रहा है, तो क्या होगा साइन एक्स। यहाँ थीटा था तो थीटा आ गया, यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स आ गया। तो पहला आपको ये बता दूं रूल नंबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई वो नहीं है तो यहाँ कांस्टेंट आएगा प्लस कांस्टेंट आएगा। क्या नहीं है यहाँ पर, कोई भी लिमिट्स नहीं है तो प्लस कांस्टेंट लगाना जरूरी है। अब इसी के अंदर आपको सेकेंड पार्ट बताता हूं जो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, और जो क्या आएगा माइनस कॉस थीटा प्लस सी, माइनस कॉस थीटा प्लस सी। और लिमिट्स होती तो लिमिट वाला होता तो ए से बी ऐसे लिमिट होती थी साइन थीटा डी थीटा, तो था माइनस कॉस थीटा और लिमिट आती ए से बी, तब ये सी नहीं आता। लिमिट कैसे डालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो बात की बात है, हम इसमें डाल देते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये कुछ रूल्स हैं बेसिक जो हमें इंटीग्रेशन के करने चाहिए, जो हमें पढ़ने चाहिए। इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स, 5 रूल आपके लिए काफ़ी हैं। अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ मैं आपको, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन किस टाइप का आता है। चलो बच्चों अब एक क्वेश्चन करते हैं ज़बरदस्त, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें कहता है कि x यानी कि आपको पोजीशन दी है, पोजीशन आपको दी है 2t² प्लस t, 2t² प्लस t। आई होप आपको समझ में आ रहा है, 2t² प्लस t, और आपको इससे वेलोसिटी निकालनी है।
तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, इसीलिए मैंने बोला डिफरेंशिएशन एक बार पढ़ लेना। उसके लिए हम क्या करते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू v, dx अपॉन dt इज इक्वल टू v, ये करता है dx अपॉन, तो dx की वैल्यू क्या है 2t स्क्वायर प्लस t अपॉन में dt। आपको पता होना चाहिए कि हमें वेलोसिटी निकालनी थी, तो हमने x की वैल्यू यहां डाल दी। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि d बाई डी टी 2t का स्क्वायर प्लस d बाई डी टी t। तो जब हम इसका करते हैं फाइनली आंसर निकालते हैं तो इसका आता है 2 इंटू टू टी, यहाँ t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है 2t 2 माइनस 1, तो आ गया t स्क्वायर का आ गया 2t, तो 2 का 2, t स्क्वायर का 2t प्लस 1, 1 कैसे dt से dt कट गया और आपका आंसर आया कितना 4t प्लस 1, 4t प्लस 1। आप ये आपकी आ गई वेलोसिटी, ये आपकी आ गई वेलोसिटी 4t प्लस 1। पर अगर आपको 4t प्लस 1 है आपकी वेलोसिटी, दोबारा पोजीशन निकालनी हो तो हम अब इंटीग्रेशन निकालेंगे। हमें वेलोसिटी दे रखी है, दोबारा हमें पोजीशन निकालनी है, मतलब हम वेलोसिटी से दोबारा पोजीशन उल्टा कैसे निकालेंगे। देखो अभी हमने पोजीशन से वेलोसिटी निकाली है तो उसके लिए डिफरेंशिएशन किया, अब देखो इंटीग्रेशन कैसे इसको दोबारा सेम यही वैल्यू ले आएगा, सेम इसी चीज को ले आएगा। अभी हमने वेलोसिटी निकाल दी और अब हम पोजीशन निकाल देंगे, कैसे, चुटकियों में। अभी देखते हैं यार, बस इसको अपने दिमाग में रखो, बाकी मैं सारा मिटा देता हूं, सारा मजे से मिटाओ। अब क्वेश्चन है, आपको वेलोसिटी दे रखी है 4t प्लस 1, अब आपको निकालना है x, तो क्या फॉर्मूला था dx अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो dx इज इक्वल टू v dt, dx इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या थी 4t प्लस 1 dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां आईबीएस का मतलब क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। और अब देखो क्या होने वाला है आपका, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम कर रहे हैं, और अब आप देखो यहां पर क्या होगा आपका, अब आपका देखो जो 4 dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4t dt प्लस 1, ये कैसे हुआ मैं बता देता हूं आपको। ये dt दोनों से अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 4t से भी और 1 आपके 1 से भी, 1 dt, ये dt मैंने अंदर की तरफ ले गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x फर्स्ट रूल से, प्लस कांस्टेंट प्लस c लगा, यहां पर आपका आएगा, ध्यान से देखना 4t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन दोनों से हम ले गए, दोनों अंदर की तरफ भी ले गए इंटीग्रेशन को। जैसे हमने dt से मल्टीप्लाई करा था अंदर, वैसे अब हम इंटीग्रेशन से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है ना, यहां का तो इंटीग्रेशन हो चुका है। अब इधर देखो 4 बाहर, रूल नंबर कौन सा, 4th, जो कांस्टेंट है वो बाहर, t dt, यहां पावर क्या है 1 है, और यहां पर भी नॉर्मल क्या आ जाएगा आपका t, यहां नॉर्मल t कैसे आया, हमें कैसे पता लगा यहां t क्या है, dt का सीधा t हो गया। अब इसका और करना है हमें, 4t स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये इससे कट गया, और x प्लस सी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट से कांस्टेंट आपका कट गया, क्योंकि इसमें भी कांस्टेंट आएगा, इस तरफ भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हुआ है तो कांस्टेंट आएगा आपका, तो x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t। और यही हमारा स्टार्टिंग में हमने जब दूसरा क्वेश्चन लिया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन लिया था, उसके अंदर अभी हमारा यही आया था, x आपको यही दे रखा था। तो देखो हमने वेलोसिटी से दोबारा क्या ले आए, हम पोजीशन ले आए। ये इंटीग्रेशन का कमाल है कि आप अभी जहां हो, इंटीग्रेशन आपको पास्ट में भी ले जा सकता है। अभी आपके पास वेलोसिटी है और आपको इंटीग्रेशन पास्ट में भी ले जा सकता है, ये इंटीग्रेशन की खूबी है। इसलिए प्लीज अच्छे से इंटीग्रेशन को जबरदस्त तरीके से पढ़ो और आगे मजे के लिए तैयार रहो। आगे आपकी और बढ़िया बढ़िया मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझे आप लोग नीचे जो नंबर दे रखा है उस पर कॉल कर सकते हैं। बाय बाय, मजे करो।
pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.